1988 के एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसे युद्ध के बाद के जापान के इतिहास का शायद सबसे भयावह और परेशान करने वाला अपराध माना जाता है। इसे कंक्रीट में बंद हाई स्कूल लड़की हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये कहानी है 17 साल की जुनको फुरुता की, जिसे 4 किशोर लड़कों ने अगवा किया और 44 दिनों तक ऐसी यातनाएं दी जिनकी कल्पना करना भी नामुमकिन है, और आखिर में उसकी हत्या कर दी। और हमारे पास जो स्रोत है, कानूनी दस्तावेज, उस समय के समाचार लेख और दशकों बाद आज भी ऑनलाइन फोरम पर चल रही चर्चाएं, वे सिर्फ इस अपराध की कहानी नहीं बताते, वे कुछ बहुत गहरे सवाल उठाते हैं। ये जो हमारी पड़ताल है, ये सिर्फ उस क्रूरता के बारे में नहीं है जो जुनको ने सही, बल्कि ये जापानी न्याय प्रणाली और समाज की प्रतिक्रिया पर भी एक आईना है। मतलब, उन लड़कों को इतनी हल्की सजा क्यों मिली? क्या सिस्टम ने उन्हें सुधारने की कोशिश में जुनको के साथ हुए अन्याय को नजरअंदाज कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, इस एक मामले ने जापान पर ऐसा क्या असर डाला कि आज भी लोग इसे भूल नहीं पाए हैं? तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। 25 नवंबर 1988, जुनको अपने पार्ट टाइम नौकरी से घर लौट रही थी। तभी एक लड़के शिंजी मिनातो ने जानबूझकर उसे अपनी साइकिल से गिरा दिया और भाग गया। और फिर जैसे किसी फिल्म का सीन हो, गिरोह का सरगना 18 साल का हिरोशी मियानो एक अनजान हीरो बनकर आता है। वो जुनको को उठाता है और उसे सुरक्षित घर छोड़ने की पेशकश करता है। लेकिन ये सब एक भयानक जाल था। बिल्कुल, वो उसे घर नहीं बल्कि एक सुनसान गोदाम में ले गया। वहां उसने उसके साथ बलात्कार किया और उसे एक ऐसी धमकी दी जिसने अगले 44 दिनों के लिए जुनको की दुनिया को कैद कर लिया। उसने कहा कि उसके याकुजा यानी जापानी माफिया से संबंध है, और अगर जुनको ने भागने या किसी को बताने की कोशिश की तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। और देखिए, 1980 के दशक के जापान में याकुजा का डर कोई मजाक नहीं था। ये एक असली बहुत गहरा डर था जो लोगों को पंगु बना सकता था। और उसने इस डर का पूरा फायदा उठाया। वो जुनको को अपने एक साथी शिंजी मिनातो के घर ले गया, और यहीं से कहानी का सबसे अविश्वसनीय हिस्सा शुरू होता है। उसे मिनातो के घर के एक कमरे में कैद कर लिया गया, जहां मिनातो के माता पिता और उसका भाई भी रहते थे। ये बात आज भी समझ से परे है। मिनातो के माता पिता जानते थे कि उनके घर में एक लड़की को बंधक बनाकर रखा गया है। वे सब कुछ जानते थे। बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे अपने बेटे के हिंसक स्वभाव और उसके याकुजा कनेक्शन से इतने डरे हुए थे कि उन्होंने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन ये सब डर नहीं था। मतलब डर से भी ज्यादा कुछ और था। हाँ, ये उस समय के जापानी समाज की गहरी मानसिकता को भी दिखाता है। पड़ोसी के मामले में दखल ना देने की एक बहुत मजबूत भावना थी। अपने काम से काम रखो, दूसरों के मामलों से दूर रहो। इस मामले ने उस मानसिकता की भयानक कीमत को उजागर किया। यहाँ तो मामला पड़ोस का भी नहीं था, ये उनके अपने घर के अंदर हो रहा था। ये सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि एक समाज की सामूहिक विफलता थी। तो जुनको पूरी तरह से फंस चुकी थी। अपराधियों ने उससे उसके माता पिता को फोन करवाया और ये कहने के लिए मजबूर किया कि वो घर से भाग गई है और दोस्तों के साथ सुरक्षित है। इस एक फोन कॉल ने पुलिस की शुरुआती जांच को पूरी तरह से रोक दिया। उसने एक बार भागने की बहुत बहादुर कोशिश की थी। जब लड़के बाहर थे तो उसने किसी तरह फोन तक पहुंचकर पुलिस को फोन कर दिया। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि म्यानो और दूसरे लड़के उसी वक्त वापस आ गए। उन्होंने फोन छीन लिया और पुलिस को बताया कि ये एक प्रैंक कॉल थी, और जुनको को इस कोशिश की सजा के तौर पर जो यातनाएं दी गईं वो पहले से भी ज्यादा क्रूर थीं। जब मैंने स्रोतों में यह पढ़ा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इस दौरान लगभग 100 लोग, जिनमें दूसरे दोस्त और निचले दर्जे के याकुजा सदस्य भी शामिल थे, इस अपराध के बारे में जानते थे। 100 लोग, और किसी ने भी एक फोन कॉल नहीं किया? ये कैसे मुमकिन है? ये इस मामले का सबसे परेशान करने वाला पहलू है। ये दिखाता है कि कैसे डर, उदासीनता और सामूहिक जिम्मेदारी का अभाव एक भयानक माहौल बना सकता है, जहां कोई भी सही काम करने के लिए आगे नहीं आता। हर कोई सोचता है कि कोई और कुछ करेगा, और अंत में कोई कुछ नहीं करता। और इसी माहौल में जुनको के साथ हुई यातनाएं हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गईं। यहाँ पर थोड़ा रुकना जरूरी है, क्योंकि इन यातनाओं का जिक्र करना भी मुश्किल है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि जनता का गुस्सा बाद में क्यों भड़का।
हाँ, उसे भूखा रखा गया, उसे तिलचट्टे खाने और अपना ही मूत्र पीने के लिए मजबूर किया गया, उसे छत से लटकाकर पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया गया, उसके शरीर पर गर्म मोम डाला गया, लोहे की छड़ों से उसे पीटा गया, यहाँ तक कि लाइटर के तरल पदार्थ से उसके पैरों और जांघों में आग लगा दी गई, जिससे उसके घाव इतने संक्रमित हो गए कि वो चल भी नहीं सकती थी। ये सब 44 दिनों तक चलता रहा। माजोंग का खेल खेल रहे थे और मियानो हार गया। अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने जुनको को निशाना बनाया। 2 घंटे तक चले एक बेहद क्रूर हमले के बाद जुनको की सदमे से मौत हो गई। उसकी मौत के बाद वे घबरा गए। उन्होंने उसके शरीर को एक कंबल में लपेटा, एक 55 गैलन के तेल के ड्रम में डाला और फिर सबूत मिटाने के लिए उस ड्रम को ऊपर तक कंक्रीट से भर दिया। फिर उन्होंने उस ड्रम को टोक्यो के कोटो वार्ड में एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। उन्हें लगा कि वो बच गए, और शायद वे बच भी जाते। जुनको के शरीर का मिलना किसी पुलिस जांच का नतीजा नहीं था, बल्कि लगभग एक हादसा था। कुछ हफ्तों बाद मियानो और एक अन्य अपराधी जो ओगुरा को एक बिल्कुल दूसरे मामले में गिरफ्तार किया गया। एक 19 साल की लड़की के साथ बलात्कार और अपहरण के आरोप में। तो पुलिस उनसे उस दूसरे मामले के बारे में पूछताछ कर रही थी। बिल्कुल, लेकिन मियानो को लगा कि पुलिस को जुनको के बारे में पहले से ही पता है। उसे लगा कि उसके साथी उसे धोखा दे देंगे और सारा इल्जाम उस पे डाल देंगे। तो खुद को बचाने के चक्कर में उसने जुनको फुरुता के अपहरण, यातना और हत्या की पूरी कहानी कबूल कर ली और पुलिस को बता दिया कि शरीर कहाँ छिपा है। 29 मार्च को पुलिस ने उस कंक्रीट से भरे ड्रम को बरामद किया। अपराध की क्रूरता एक बात है, लेकिन जब ये मामला अदालत में पहुंचा तो कहानी ने एक और परेशान करने वाला मोड़ ले लिया। मुकदमे के दौरान चारों मुख्य अपराधियों पर हत्या का आरोप नहीं लगाया गया। हाँ, उन पर शारीरिक चोट पहुंचाना जिससे मृत्यु हुई का आरोप लगा। ये सुनने में एक छोटा सा कानूनी अंतर लगता है, लेकिन सजा के मामले में ये जमीन आसमान का फर्क था। हत्या के आरोप में आपको मारने का इरादा साबित करना पड़ता है। इस आरोप के साथ उनके वकीलों ने तर्क दिया कि मौत हमलों का एक अनपेक्षित नतीजा थी, न कि एक पूर्व नियोजित हत्या। 1 मिनट, 44 दिनों की यातना के बाद ये तर्क की मौत अनपेक्षित थी, ये तो बेतुका लगता है। और अदालत ने इसे मान लिया। हाँ, और इसी वजह से सजाएं ऐसी थीं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सरगना हिरोशी मियानो को 20 साल की सजा मिली, जो उस समय उम्र कैद के बाद जापान में सबसे लंबी सजा थी। जो ओगुरा को 5 से 10 साल, शिंजी मिनातो को 5 से 9 साल और यासुशी वतानाबे को 5 से 7 साल की सजा हुई। सिर्फ 20 साल? ऐसे भयानक अपराध के लिए? आज के समय में ये अकल्पनीय लगता है। उस समय जापान का कानून इतना अलग क्यों था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब उस समय के जापानी न्याय प्रणाली के दर्शन में छिपा है। तब 20 साल से कम उम्र के अपराधियों के लिए कानून का मुख्य उद्देश्य सजा देना नहीं, बल्कि पुनर्वास था। मतलब उन्हें सुधारना। ये विचार था कि युवा लोग बदल सकते हैं और उन्हें समाज में वापस लाने का एक मौका दिया जाना चाहिए। यह सिस्टम जुनको फुरुता जैसे चरम, अकल्पनीय मामले के लिए तैयार ही नहीं था। और मृत्युदंड का क्या? मृत्युदंड के लिए नागायामा स्टैंडर्ड था, जो 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था। ये कई चीजों को देखता है: अपराध की क्रूरता, समाज पर असर और खास तौर पर पीड़ितों की संख्या। चूंकि इस मामले में तकनीकी रूप से एक ही पीड़ित था, अदालत ने मृत्युदंड पर विचार ही नहीं किया, भले ही अपराध कितना भी क्रूर क्यों ना हो। कानून के इन 2 पहलुओं, पुनर्वास पर जोर और नागायामा स्टैंडर्ड, ने मिलकर ऐसी सजाएं दी जो जनता की नज़र में न्याय का मजाक थीं। और जनता की प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। सजा सुनाए जाने के बाद पूरे जापान में गुस्सा फैल गया। अदालत के फोन और मेल बॉक्स पत्रों से भर गए, जिनमें लोग अपराधियों के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे थे। इसी माहौल में शुकुन बुनशुन नाम की एक पत्रिका ने एक ऐसा कदम उठाया जो उस समय के लिए बहुत साहसी था। हाँ, उन्होंने नियमों को तोड़ दिया। जापानी कानून के तहत किशोर अपराधियों की पहचान गुप्त रखी जाती है, लेकिन इस पत्रिका ने चारों अपराधियों के असली नाम और तस्वीरें प्रकाशित कर दी। उनके संपादक काजुयोशी हनादा ने बाद में कहा, और ये एक बहुत ही विवादास्पद बयान है, संक्षेप में हमने तय किया कि जानवरों के मानवाधिकार नहीं होते हैं। ये घटना किशोर अपराधियों की गुमनामी के कानून और न्याय के सार्वजनिक मांग के बीच के गहरे तनाव को साफ तौर पर दिखाती है। तो समाज का मानना था कि सिस्टम ने उन्हें निराश किया है।
लेकिन कहानी का सबसे दुखद और परेशान करने वाला हिस्सा शायद ये है कि उन अपराधियों का जेल से छूटने के बाद क्या हुआ। पुनर्वास का उद्देश्य, जिसके लिए उन्हें इतनी कम सजाएं मिली थीं, वो तो पूरी तरह से विफल हो गया। जो सरगना था, उसे धोखाधड़ी और हमले के आरोप में फिर से गिरफ्तार किया गया। जो ओगुरा ने जेल से निकलने के बाद अपना नाम बदलकर जो कामिसाकू रख लिया। 2004 में उसने एक परिचित का अपहरण किया, उस पर हमला किया और पैसे लूटे। उसने कथित तौर पर पीड़ित से कहा था कि वह पहले भी हत्या करके बच चुका है और दोबारा भी कर सकता है। उसे 7 साल की और सजा हुई। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब उसमें कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो अपने पिछले अपराध पे घमंड कर रहा था। बिल्कुल। बाद में वह मानसिक रूप से बीमार हो गया और 2022 में 51 साल की उम्र में अपने अपार्टमेंट में एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। और एक स्रोत में एक और परेशान करने वाली जानकारी मिलती है। उसकी मां ने कथित तौर पर जुंको की कब्र पर तोड़फोड़ की थी, क्योंकि उसे लगता था कि जुंको ने उसके बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया। 1 मिनट, क्या उसकी मां ने जुंकू की कब्र तोड़ी? ये तो, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ये दिखाता है कि अपराध की मानसिकता कितनी गहरी और विकृत हो सकती है। तो मियानो और ओगुरा दोनों वापस जेल चले गए। क्या बाकी 2 अपराधियों का भी यही हश्र हुआ? शिंजी मिनातो, जिसके घर में जुनको को कैद किया गया था, उसे 2018 में हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसने एक पार्किंग विवाद में एक 32 साल के व्यक्ति पर मेटल के डंडे से हमला किया और उसका गला काटने की कोशिश की। सिर्फ यासुशी वातानाबे ही ऐसा था जो दोबारा अपराध करते हुए नहीं पकड़ा गया। वो रिहाई के बाद एकांत में रहा और 2021 में एक बीमारी से 49 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले का सांस्कृतिक प्रभाव भी बहुत गहरा रहा है। 2004 में कॉन्क्रीट नाम की एक फिल्म बनी और दशकों बाद भी रेडिट जैसे ऑनलाइन फोरम पर जब इस मामले की चर्चा होती है तो आप लोगों की प्रतिक्रियाओं में वही सदमा और गुस्सा देख सकते हैं। कई लोग लिखते हैं कि इसे पढ़ने के बाद वो बीमार महसूस करते हैं और कई रातों तक सो नहीं पाते। ये सिर्फ एक और ट्रू क्राइम कहानी नहीं है, ये लोगों की आत्मा पर एक घाव की तरह है। और कानूनी सुधारों के मामले में एक दिलचस्प बात सामने आती है। आप सोचेंगे कि इतने बड़े राष्ट्रीय आक्रोश के बाद कानून तुरंत बदल गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जापान में आपराधिक जिम्मेदारी की उम्र 16 से घटाकर 14 करने का मुख्य कारण ये मामला नहीं था। ये बदलाव 1997 के एक और भयानक मामला कोबे बाल हत्याकांड के बाद हुआ, जहां एक 14 साल के लड़के ने 2 बच्चों की हत्या कर दी थी। तो इस मामले का सीधा कानूनी प्रभाव क्या पड़ा, अगर कोई पड़ा तो? इसका सीधा प्रभाव तुरंत नहीं दिखा, लेकिन इसने एक लंबी और बहुत जरूरी बहस शुरू कर दी। इसने जापानी समाज को ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या उनका किशोर न्याय कानून बहुत ज्यादा नरम है। इस बहस का नतीजा हमें हाल के वर्षों में देखने को मिला है। 2016, 2022 और 2025 में हुए सुधार दिखाते हैं कि जापान की किशोर न्याय प्रणाली लगातार बदल रही है। अब पुनर्वास के साथ साथ जवाबदेही पर भी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव 2022 में आया, जब जापान में वयस्कता की कानूनी उम्र 20 से घटाकर 18 कर दी गई। इसका मतलब है कि अब 18 और 19 साल के अपराधियों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है। हाँ, और उनके नाम और तस्वीरें भी सार्वजनिक की जा सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसकी जड़ें कहीं न कहीं जुनको फुरुता मामले से पैदा हुए सार्वजनिक गुस्से में है। तो जुंको फुरुता का मामला सिर्फ क्रूरता की एक भयावह कहानी नहीं है। ये एक ऐसी न्याय प्रणाली का अध्ययन है जो किशोरों द्वारा किए गए चरम अपराधों से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। ये पुनर्वास पर केंद्रित एक कानूनी ढांचे और प्रतिशोध की सार्वजनिक इच्छा के बीच के एक दर्दनाक टकराव को दिखाता है। बिल्कुल। हमारे स्रोत दिखाते हैं कि कानूनी बदलावों के बावजूद एक मूल प्रश्न आज भी बना हुआ है। इस तरह के अकल्पनीय अपराध के लिए सच्चा न्याय क्या है? क्या कोई भी सजा जुंकू के साथ जो हुआ उसकी भरपाई कर सकती है? क्या कोई भी प्रणाली युवा अपराधियों को सुधारने की जरूरत और जुंको फुरुता जैसी पीड़ित की असीम पीड़ा के बीच सही संतुलन बना सकती है? ये तथ्य कि ये मामला दशकों बाद 2025 की शुरुआत में सोशल मीडिया पर फिर से ट्रेंड करने लगा, ये साबित करता है कि समाज के पास आज भी इस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। और शायद कुछ अपराध इतने भयानक होते हैं कि उनके लिए कोई भी जवाब कभी काफी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी ये कहानी शेयर करें ताकि सच और कहानियां हर किसी तक पहुंचें।